नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और आज के इस खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का जाना माना चेहरा और किसान से उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ तक का सफर तय कर चुके कन्हैया शर्मा जी, जिन्होंने अभी पूर्वांचल में चीनी मिल की शुरुआत की है। कन्हैया शर्मा जी, स्वागत है आपका जेके न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले हम कन्हैया जी जानना चाहेंगे कि पूर्वांचल में आपने बस्ती के वाल्टरगंज में चीनी मिल की शुरुआत की है। आप किसान रहे हैं और किसान से चीनी मिल मालिक तक का जो आपका सफर रहा है, कैसा रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने खास बात के लिए मुझे चुना। जो ये यात्रा है, क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ और किसानों का दुख दर्द समझता हूँ। भूख की समझ है मुझे, गरीबी की समझ है। जिस दलदल से निकल करके जीवन की यात्रा की शुरुआत हुई, तो मुझे जब ये प्रोजेक्ट मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ख़ास करके गन्ना किसान जो परेशान रहे हैं बस्ती रीजन में। बस्ती चीनी मिल बंद हुई और वाटरगंज चीनी मिल बंद हुई। बजाज बहुत बड़ा ग्रुप है और उन्होंने फेनिल कंपनी एक बनाई थी, फेनिल में ही ये दोनों फैक्ट्रियों को रखा था। अब क्या मजबूरी रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन किन्हीं वजहों से उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी। जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया तो मुझे लगा कि नहीं, किसानों से जुड़ा हुआ डायरेक्ट मुद्दा है और मुझे लगता है कि इसमें हमें काम करना चाहिए और काम करने का ये अवसर मिला है। तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर की बड़ी कृपा है और प्रकृति ने जो ये काम करने का अवसर जो मुझे दिया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने नौजवान साथी हैं, जो हमारे सम्मानित कर्मचारी हैं, जो सम्मानित अफसर हैं हमारे, हम सबके सहयोग से और उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग बहुत रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ, मंत्री जी और प्रमुख सचिव संजय उषा रेड्डी साहब, जो डीएम साहब हैं आशुतोष निरंजन जी, पवन जायसवाल जो तहसीलदार साहब हैं, एसडीएम, सबका सहयोग मुझे मिला है और मुझे लगता है कि एक बेहतर माहौल खड़ा हुआ है वाटरगंज शुगर फैक्ट्री को संचालन के लिए। अभी विगत 2 महीनों से हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 सप्ताह में फाइनल ट्रायल पे फैक्ट्री आ जाएगी और 15 जनवरी के इर्द गिर्द फैक्ट्री में पेराई का काम शुरू हो जाएगा। कन्हैया शर्मा जी, हम बस्ती के आसपास के क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि ये जिस मिल को आप शुरू कर रहे हैं, ओवरटेक किया आपने, ये मिल काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी। आसपास के किसानों को और पूर्वांचल के आम आदमी को कितना फ़ायदा होगा अब जबकि ये मिल चालू हो जाएगी? देखिए, जब कोई फैक्ट्री चलती है तो निश्चित तौर से वहाँ के व्यापार पे बड़ा असर पड़ता है। तो वहाँ पे मैं तो समझता हूँ कि जो सम्मानित किसान हैं वो उनके अंदर एक जो निराशा, मिल बंद होने से जो निराशा थी, फैक्ट्री चलने से बहुत आशा की लहर दौड़ पड़ी है। वो दूर दराज में लोग गन्ना ले जाते थे। जब मैं लोगों से मिला तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे काम करना चाहिए। किसानों के अंदर बहुत उत्साह है, कर्मचारियों के अंदर उत्साह है। जो करीब समझिए कि 700-800 कर्मचारी उस पे काम कर रहे थे, उनकी नौकरी एक तरह से खतरे में थी। अगर ये मिल नीलाम हो जाती या ये समझिए कि किसी तरह से ये न चलती तो उनकी नौकरी खतरे में थी। शासन में भी मेरी बैठ करके यही बात हुई कि सरकार रोजगार देने की बात करती है और ये मिल को अगर बचा लिया गया तो तमाम लोगों की नौकरी बच जाएगी और किसानों की उम्मीद भी पूरी हो जाएगी अगर फैक्ट्री चल जाती है। तो सरकार ने इसी इशू को लेकर के हमें सपोर्ट भी किया। तो अभी किसान जो लग रहा है कि अभी इस बार तो मुझे लगता है कि जो गन्ना की उपज है वो थोड़ी कम है, लेकिन इस बार हम लोग चलाएंगे और ठीक से चलाएंगे। अगली बार मुझे लगता है कि किसान जो है गन्ना भरपूर मात्रा में देगा और उनको भी लाभ होगा, हम लोग को चलाने से भी लाभ होगा। वाल्टरगंज शुगर मिल को आप फिर से शुरू कर रहे हैं, तो पूर्वांचल के जो किसान हैं, खास तौर पर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो तमाम शिकायतें आई। कुछ दिन पहले ही अभी जो अब गन्ना मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक बयान जारी किया, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हम जो गन्ना बकाया था उसका पूरा भुगतान कर चुके हैं और शुगर मिल के थ्रू सारे किसानों तक पहुंच चुका है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम शिकायतें मिली। पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो आप क्या स्थिति देख रहे हैं वहाँ पे? नहीं, पेमेंट को लेकर के देखिए, पूरा पश्चिम में नहीं बांटा जा सकता है। सभी मतलब प्रदेश के सभी हिस्सों में शुगर मिल के साथ यही शिकायत है कि कहीं किसी पे 25 करोड़ रुपए बाकी है, किसी पे 50 है, मतलब कमोबेश है सभी पे बाकी। अब मुझे नहीं मालूम है कि आखिर में जो मिल के मालिकान थे ये स्थिति क्यों आई कि सभी पे पैसा क्यों बाकी रहता है।
या ये हो सकता है कि जो संसाधन की कमी है इसके वजह से वो लोग अपने खर्चे न निकाल पा रहे हों और किसानों को पैसा न दे पा रहे हों। लेकिन हम लोग जो समझ पा रहे हैं, अगर ठीक से मेल चलाया जाए और किसानों को समय से पैसा दिया जाए तो दोनों को फायदा हो सकता है। अगर कोई भी मालिक अगर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर उस पर काम नहीं कर रहा है तो किसानों को पैसा समय से दिया जा सकता है और ठीक से उसका संचालन हो सकता है। पूर्वांचल में आप बड़ी शुरुआत कर रहे हैं और सरकार का भी सीधा सा प्रयास है कि लोगों को रोजगार मिले और किसानों को गन्ना भुगतान समय से मिले और उनका फायदा हो, उपज का लाभ उनको मिल सके। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी खास तौर पर? प्राथमिकता हम लोग की यही है कि सबसे पहले तो उनकी जो पुरानी पेमेंट है उसमें कुछ हम लोग एडवाइस बनवा रहे हैं और संचालन से पहले हम उनको रिलीज़ करेंगे ताकि उनको ये लगे कि भाई कोई नए लोग आए हैं तो उनके पेमेंट के प्रति गंभीर हैं और उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए भी गंभीर हैं। तो हम चाहेंगे कि संचालन से पहले उनको पैसा मिले। और हम लोग ने जो हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। आर.के. पांडे जी हमारे यूनिट हेड हैं, प्रशासक हैं, मिस्टर एस.के. जाडिया CFO हैं। ये सब लोगों ने मिलकर के हम लोगों ने प्लान बनाया है। मुझे लगता है कि हमारे साथ ये समस्या नहीं आएगी जो दूसरे मिल मालिकों के साथ है, क्योंकि जब समय से आप गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे तो किसान आपके साथ जुड़ा रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि जोड़ने चल रहे हैं और ये अनवरत ये जुड़ाव चलता रहे, किसी को हमसे शिकायत ना हो जो अन्य जगहों पे शिकायत मिलती है। सोशल मीडिया में कुछ ऐसी खबरें आई थी, कुछ ऐसी सूचनाएं आई थी कि वहां पर वाल्टरगंज में कुछ शिकायतें भी मिली हैं जनता की तरफ से। क्या मामला था पूरा? देखिए, सोशल मीडिया पे जनता तो नहीं कुछ लिख सकती है, क्योंकि जिनके साथ हम खड़े हैं वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। सोशल मीडिया में कुछ बहुत समझिए छोटी मानसिकता के लोग, एक आध दो लोग, उन्होंने लिखा। तो आप देखते हैं भाई, सूरज पे ग्रहण लग जाता है, चंद्रमा पे ग्रहण लग जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई सवाल उठाता है तो कोई नई बात नहीं है और मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं उस टॉपिक पे बोलना चाहिए। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सम्मानित किसानों के साथ, सम्मानित कर्मचारियों के साथ और अपने टीम के साथ कुछ ऐसा काम वहाँ दिख रहा है और करने जा रहे हैं कि अब मेरा काम बोलेगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है उस पर। शुगर फैक्ट्री और गन्ना के क्षेत्र में खास तौर पर जो चीनी का विपणन होता है, जब उसके क्षेत्र में व्यापक बदलाव हो, किसानों को उसका अच्छा लाभ मिले, इसके लिए क्या कुछ नई तैयारी होगी आपकी? नई तैयारी मैं बताऊं आपसे कि वैसे तो सरकार ने पॉलिसी बना रखा है। जो बीच का गैप है, जैसे सरकार की जो पॉलिसी है बहुत अच्छी है, अगर वो सही से उसका इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और किसानों तक वो बात पहुंच जाए तो मुझे लगता है किसानों को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जो मूल समस्या आती है बिचौलियों की, सरकार हालांकि कोशिश कर रही है कि बिचौलिए खत्म हो। बिचौलियों की वजह से भी जो पैदावार है किसान का, जैसे मूल जो लागत आती है, ठीक है, मूल लागत आती है तो मार्केट तक पहुंचते पहुंचते उसकी लागत भी नहीं निकल पाती है, वो सिर्फ उसका कारण बिचौलिए हैं। अगर वो डायरेक्ट मार्केट में अगर उपलब्ध हो पाता या डायरेक्ट जो लाभ है सरकारी वो सीधे उसके खाते तक पहुंच पाता तो मैं समझता हूं कि उसको जो नुकसान उठाना पड़ता है वो नुकसान नहीं उठा पाता, वो सीधे उसको लाभ मिलता। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर जो है सरकार की जो नीतियाँ हैं उन नीतियों पे चल करके किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सके, ये कोशिश हमारी रहेगी। पिछले वर्षों में देखा गया है कि उत्तर प्रदेश चीनी मिल एसोसिएशन जो है, संघ जो है, सरकार के बीच और संघ के बीच तमाम मतभेद रहते हैं। सरकार कहती है हमने भुगतान कर दिया, लेकिन चीनी मिल मालिक भुगतान नहीं करते हैं, या फिर जो पर्चियों का वितरण होता है वो सही समय से नहीं हो पाता है। तो ये जो समस्याएं हैं जो लगातार पिछले दसियों सालों से बनी हुई हैं, ये ऐसी ना आए आगे, इसके लिए आपकी क्या तैयारी होगी? नहीं, बस्ती में हमने लोगों से बात करी, बस्ती में जो गन्ना अफसर हैं उनसे मैंने बात की और जो अफसर हैं उनसे मैंने बात की, किसानों से भी मैंने बात किया। तो जो पर्चियों का जो आप बता रहे हैं, अब तो डायरेक्ट आदरणीय भूसा रेड्डी साहब जो प्रमुख सचिव कैन है, इन्होंने तो ऐसी व्यवस्था करी है कि अब तो SMS से पर्चियाँ जा रही हैं। वो पहले जो था वो अगर पेपर के रूप में पर्ची जाती थी तो बीच में कुछ बाइफर्केशन होता था, लेकिन अभी SMS के थ्रू उनका टोकन मिलता है। तो अब तो वो समस्या नहीं है। अभी भी समस्या ये है कि जो बीच में लोग हैं वो कई बार जो है गलत नाम से सब बनवा लेते हैं और बल्क में उनके पास SMS आ जाता है और गन्ने की खरीदारी वो करते हैं। ये हमारे समझ में आया, हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि जब मेरे फैक्ट्री का उद्घाटन होने जा रहा है, उद्घाटन होने के बाद थोड़ी और स्टडी कर लेंगे, तब इस पर हम बात करेंगे। आप किसान रहे हैं, पिछला 1 साल आपने देखा कोरोना संक्रमण का पूरा उत्तर प्रदेश और पूरे देश ने झेला है। अब किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, आप अब किसान से उद्योगपति बन गए हैं, मिल मालिक बन गए हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे किसान आंदोलन को और सरकार की जो बातचीत है, सरकार का जो रवैया है, कैसे देखते हैं आप?
नहीं, अभी जो विगत 15 दिनों से जो देश में माहौल है किसानों को लेकर के, मुझे लगता है कि सरकार, देखिए सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है तो सरकार अपने लिए नहीं बनाती है, वो कोशिश ये रहता है कि समाज के अधिकांश लोगों तक उसका लाभ पहुंचे। लेकिन इसमें जो बेसिक जो फॉल्ट दिख रही है हम लोगों को, वो ये लगा कि जैसे उस पॉलिसी को तय करने से पहले अगर किसानों के जो बड़े लीडर्स हैं या जो बड़े सम्मानित किसान हैं उनसे अगर मिल बैठ करके बात की जाती कि मूल समस्या क्या है, ये पॉलिसी जो बनाई जा रही है इससे उसका क्या लाभ होगा, अगर ये बातचीत करने के बाद से अगर उस नियम को अगर वो रूप दिया जाता तो शायद इतना बड़ा बवाल देश में नहीं होता। आज कोई भी कुछ भी कह ले, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस जाड़े में, ठंड में तमाम सारे किसान जो है रोड पे बैठे हैं, तो कारण कुछ भी हो, लेकिन मेरी कोशिश है, मैं चाहता हूं कि भारत सरकार की कोशिश करना चाहिए कि वो रोड से उठ करके अपने घरों को जाए और उनको संतुष्ट किया जाए कि भविष्य में ये इस पॉलिसी से उनको कोई नुकसान नहीं होगा। उनको लाभ देने के लिए अगर इसमें संशोधन भी करना है तो संशोधन करना चाहिए। जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा है कि वो 14 मुद्दों पर अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, 2 बार प्रस्ताव भी जा चुके हैं, बातचीत भी हुई है, लेकिन वो बातचीत के बाद भी हल नहीं निकल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं सियासत इस पूरे मामले में किसानों को लेकर सियासत हो रही है? बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि देखिए केवल किसान की बात होती तो बात हल हो जाती, सरकार की बात होती तो बात हल हो जाती। मुझे लगता है कि बीच में कोई न कोई ऐसा व्यवधान है जो बैकिंग में है, वो समझने या समझाने नहीं दे रहा है। सरकार की कोशिश करनी चाहिए, डायरेक्ट उतर के किसानों से बात करें और उनको समझाने का प्रयास करें। और ये जो अमेंडमेंट है, हम कह रहे हैं कि अमेंडमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बातचीत को पहले हो जाना चाहिए था, नियम को स्वरूप देने से पहले हो जाता तो मुझे लगता है कि न संशोधन की बात पड़ती, न आंदोलन की बात पड़ती, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि कैसे हल होगा, इस पे उसको बेहतर रास्ता निकालना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार को 3.5 साल बीत चुके हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में 3.5 साल गुजार चुके हैं, पूर्वांचल से आते हैं आपके, ये कार्यकाल कैसा रहा? आप निवेश की बात हो रही है, कोरोना संक्रमण काल में भी तमाम निवेश आया है उत्तर प्रदेश में, तो इस 3.5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? हम लोग तो इसका जो ऑब्जर्वेशन करते हैं एज यूथ, मुझे लगता है कि सरकार जो है ठीक काम कर रही है और निष्ठापूर्वक कोशिश कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास में कोई कमी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार मतलब जो अफसर हैं, अफसर में कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा दिख रहा है कि कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, जिसके वजह से जो माननीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं कि जैसे उनका क्या है कि बिल्कुल हार्डलाइनर हैं, उनको अगर सुबह उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ नहीं शाम तक हो जाना चाहिए तो शाम तक रिजल्ट चाहते हैं और ये मिलना भी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों वो अगले दिन पे टल जाता है। लेकिन फिर भी हम अगर कहें एज ए यूथ तो हम लोग संतुष्ट हैं कि बेहतर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे बेहतर भी हो सकता है। अब किसान से होकर आप एज ए उद्योगपति स्थापित हो चुके हैं, तो हम अगर ये कहें कि उत्तर प्रदेश में बिजनेस और व्यापार का जो माहौल है वो कैसा है? नहीं, देखिए आपने ये कहा कि उद्योगपति हो चुके हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग सामान्य हैं और सामान्य ही रहेंगे। हम लोग देखिए अमीरी गरीबी के फ़र्क को समझते हैं, ऊंच और नीच के फ़र्क को समझते हैं, मान सम्मान के भी फ़र्क को समझते हैं, लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत जो विचारधारा है इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर है। हम जब बहुत सामान्य थे, जब गांव में थे, तब भी सोच वही थी कि लोगों के लिए काम करना है। जब जर्नी कुछ आगे बढ़ी, जब कुछ यात्रा सफ़र कर लिए, तब मुझे लगा कि नहीं और बेहतर करना है। तो डे 1 से, चाहे 0 पे खड़े थे, मिडिल पे खड़े थे, चाहे आज जहाँ खड़े हैं, हमको लगता है कि हम सामान्य व्यक्ति हैं। ये तो काम करने का अवसर है हमारे पास कि हम बेहतर से बेहतर करके दिखाएं। अगर बेहतर होता है आपके नज़र में, जनता के नज़र में, किसानों के नज़र में, तो हमको लगता है कि उससे और आगे भी जहाँ है, जहाँ हम आप सब लोग लेकर के चल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आगे आने वाले समय में और आपके क्या ऐसे प्रयास रहेंगे जिससे किसानों को, युवाओं को और बेरोजगारों को फायदा हो? अब इस सवाल के लिए मैं यही कहूँगा कि नौजवानों को यूनाइट करने में हम लोग लगे हैं, वो चाहे किसान हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, किसी भी तरह का बेरोजगार हो, हम सबको यूनाइट करने में लगे हैं कि जहाँ हैं यूनाइट होइए, अपने मिशन पे लगिए और मुझे लगता है कि हम लोग इसको करने में सफल रहेंगे। नौजवानों को इकट्ठा करने में हम लोग लगे हैं कि भाई आप जहाँ पे भी आप अपना काम करिए, हमारे सहयोग की आवश्यकता है तो बताइए। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश हम सभी की है, हमारी पूरी टीम को है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको रिजल्ट दिखेगा
आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात की तो उनका बड़ा हम लोग भी सम्मान करते हैं। और उनका जो मिशन है कि सबका साथ सबका विकास, मुझे लगता है कि उसी पे हम लोग भी काम कर रहे हैं कि वर्ग, मजहब, जाति, भाषा से उठकर सबके लिए काम करना है। आपसे पहले भी कुछ लोगों ने हमसे सवाल ये पूछा था कि ये इस देश में जो भी चल रहा है ये कैसे इसको समन्वय किया जाता है, किया जा सकता है। तो मैंने बल्कि कहा था कि ये देश सबका है और सबके लिए काम होना चाहिए। नया साल 2021 आने वाला है, 2020 गुजर चुका है। आखिरी सवाल है मेरा कि नए साल पर उत्तर प्रदेश और देशवासियों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? अब मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और मैं यही कहूंगा कि सभी देशवासियों को धर्म, मजहब, जात, भाषा से ऊपर उठ कर के लिए नेशन के लिए काम करना है। और संप्रदायवाद जो खड़ा हो रहा है देश में, उसको ख़त्म करके सोचना है। तो सभी देशवासियों को नव वर्ष के लिए हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी कार्यक्रम में आने के लिए और हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। तो आप थे कन्हैया शर्मा जी, जो किसान से आगे बढ़कर उन्होंने अब पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई शुगर फैक्ट्रियां शुरू की हैं और तमाम वहां पर रोजगार दे रहे हैं। और किसानों को उनका सीधा सा प्रयास है, सीधा सा मकसद है कि किसानों को और प्रदेश के लोगों को आगे ज़्यादा लाभ हो, ज़्यादा उन्हें फ़ायदा पहुंचाया जा सके। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। फिर हम किसी नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।